जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें केवल फुल कंसेप्ट होगा। इसके बाद अगले वीडियो में आपको ट्रांसलेट करना बताऊंगा कि ट्रांसलेट आपको किस तरह से करना है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दो नाम से जान सकते हैं। पहला नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या दूसरा नाम क्या इसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसी भी तरीके से आप कह सकते हो। अब दोस्तों हम इसमें पहचानेंगे कि सेंटेंस को कैसे पहचानना होता है। तो इसके लिए हम इसकी पहचान जानेंगे कि सेंटेंस को पहचानना कैसे है। तो दोस्तों जब भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। ठीक है। तो जब भी ऐसे शब्द लिखे रहेंगे, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या जिसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में पहले तो सहायक क्रिया कहा जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं? इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं। पहला डू है, दूसरा डज है। ठीक है। तो डू और डज का प्रयोग हमको कब करना है आगे हम देखेंगे। अभी हम अब देखते हैं यहाँ पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो मेन वर्ब को हम मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं। और इसमें जो मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इसमें दो मेन वर्ब आता है। एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा जो है इसमें वर्ब का इसमें फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दूसरा क्या है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं जैसे यहाँ पे रीड है। रीड मीन्स क्या होता है दोस्तों? पढ़ना। तो ये क्या बताइए? ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये मेन वर्ब का कैसा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। जैसे ही आप इसमें रीड में एस लगा देंगे तो वर्ब का ये फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा, पांचवा फॉर्म बन जाएगा। ठीक है। तो ये कैसा फॉर्म है? ये फिफ्थ फॉर्म है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म भी प्रयोग होता है और फिफ्थ फॉर्म भी प्रयोग होता है। तो फिफ्थ फॉर्म यानी कि पांचवा फॉर्म जो होता है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं यस या तो ईएस फॉर्म, यस या ईएस फॉर्म। ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म और इसके अलावा हम एक नाम से जानते हैं यस या ईएस फॉर्म, जिसको आप फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। अब हम दोस्तों देखेंगे कि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब प्रयोग करना है और इसके अलावा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि यस या यस फॉर्म कब प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं इसमें। तो दोस्तों जब भी सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता के नाम से जानते हैं, जिसको आप सामान्य में काम करने वाला भी कह सकते हो, काम करने वाला। और इसी सब्जेक्ट को दोस्तों एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम डूअर भी कहते हैं। ठीक है। तो डूअर मीन्स भी क्या होता है? डूअर मीन्स काम करने वाला है, तो करता ही आप बोलिए। अब दोस्तों हम इसमें ध्यान देंगे कि कैसे कैसे सब्जेक्ट हों जिनके साथ हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो आइए देखते हैं इसमें। तो दोस्तों जब सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जब आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया और प्लूरल। जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल होगा दोस्तों, तब हमें क्या करना है?
तब हम इनके साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, वर्ब का आप कौन सा फॉर्म प्रयोग करना है? फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है। अब बात करते हैं इसमें और कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके साथ आपको यस या यस फॉर्म यानी कि फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वो दोस्तों सब्जेक्ट हैं आपके सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। वो सब्जेक्ट आपके हैं ही, सी, इट और नेम। ठीक है, तो ही, सी, इट और नेम जब भी रहेगा दोस्तों तो इनके साथ आपको क्या करना है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रयोग करना है, जिसको आप कहते हैं यस या ईएस फॉर्म। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको डू या डज का प्रयोग कब करना है। डू या डज का प्रयोग आपको या तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में करना होता है, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, या तो डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस में। जैसे अगर डू सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो डू नेगेटिव सेंटेंस में कब आएगा? ध्यान देना इसमें कि जैसे नेगेटिव सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना रहेगा तो नेगेटिव सेंटेंस में यही आपको ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट आपके जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया और प्लूरल, तो इन सभी के साथ आपको क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस में डू के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। डू के तुरंत बाद किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ कंसेप्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। इसी प्रकार अब जो सब्जेक्ट आपके बचे हैं जैसे ही, सी, इट और नाम, तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम आप बता रहे हैं इसमें जो जो पॉइंट हैं। तो आगे जो इसमें पॉइंट बनेंगे, जैसे नेगेटिव सेंटेंस में अभी मैंने आपको बता दिया आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। अब जो सब्जेक्ट आपके बचते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए, अब जो सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए, जैसे ही, सी, इट और नेम, तो इनके लिए आपको क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस एन डॉट एस मतलब क्या? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करना है आपको? डज नॉट का प्रयोग करना है। डज नॉट का प्रयोग करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है? डज नॉट का प्रयोग करना है। अब इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू और डज आ रहे थे, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे करना होगा, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, कोई भी टेंस रहेगा, है ना दोस्तों, कोई भी टेंस रहेगा, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, कोई भी टेंस आप पढ़ेंगे, जब भी क्या शब्द शुरुआत में आएगा तो जैसा वहां पे टेंस रहेगा उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसे आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ध्यान दीजिएगा, जब भी क्या शब्द शुरुआत में आएगा, ठीक है, क्या शब्द शुरुआत में आता है तो आप क्या करिए? डू का प्रयोग करेंगे या तो आप वहां पे डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो डू का प्रयोग आपको कब करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरुआत में क्या शब्द आएगा तो आप क्या करेंगे? वहां पे क्या शब्द की इंग्लिश क्या लिखेंगे? डू।
आपको वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में आई यू विद प्लूरल के साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना है, उसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान देना है जो सब्जेक्ट वहां है नेगेटिव सेंटेंस में उन्हीं के लिए आपको डू का प्रयोग क्या शब्द के लिए करना भी है, ठीक है। तो कौन कौन सब्जेक्ट हैं, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया और प्लूरल। तो क्या शब्द शुरुआत में आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि जैसा इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आएगा शुरू में आपको क्या शब्द की इंग्लिश आपको क्या लिखना है, डू लिखना है, ठीक है। अब आगे इसमें डज बचता है, तो डज आपको शुरुआत में इसको भी लिखना है ना, क्या शब्द की इंग्लिश आपको क्या लिखना है, डज लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट कौन कौन से तब आपको क्या लिखना है, जैसे ही, सी, इट और नेम। तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा तो आप क्या करिए, क्या शब्द की इंग्लिश, डज लिखेंगे, ठीक है। तो बाकी डब्ल्यू एच टाइप बचता, डब्ल्यू एच टाइप में वहां भी वही ध्यान देना है कि जैसा भी सब्जेक्ट इनमें से कोई भी रहेगा इसके आधार पे आपको डू का लिखना है और बाकी आपको इसके अनुसार डज का प्रयोग करना है, ठीक है। वहां पे ध्यान देना है कि डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस है ना, जिसमें जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में जब आता है तो उसकी इंग्लिश आपको सबसे पहले लिखनी होती है, बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल ही पूरा वहां लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर आपको हर एक टेंस, जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला टाइप जो सेंटेंस हम अनुवाद करेंगे, पहला टाइप कैसा होगा, असर्टिव सेंटेंस। तो दोस्तों जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है और दूसरा जो आपका है नेगेटिव सेंटेंस है।